करने जा रहे हैं अपना नया टॉपिक, द लिविंग बर्ड। कोई भी चीज हम पढ़ेंगे, बायोलॉजी पढ़ने जा रहे हैं तो हमने लास्ट लेक्चर में देखा कि हम बायो को किस तरह से पढ़ेंगे, उनके वर्ड्स और उनके वर्ड्स के मीनिंग और ग्रामर के साथ। तो अब आज हम देखेंगे कि किसी भी चीज को हम लिविंग क्यों कहेंगे, किसको कैसे पहचानेंगे कि वो लिविंग है। हमारे साथ आसपास सब बहुत सारी चीजें, पत्थर भी है, निर्जीव चीजें हैं जो कि जिनमें लाइफ नहीं है और कुछ चीजें लाइफ है। अब हमको दोनों चीजों में डिफ्रेंशिएट करना है, किसमें लाइफ है किसमें लाइफ नहीं है, दो चीजों में हमें डिफरेंशिएट करना है। तो हम पहले पहचानना तो सीखें कि लिविंग कौन है और नॉन लिविंग कौन है। तो कैरेक्टर्स क्या होते हैं, लिविंग के क्या क्या कैरेक्टर है वो चीजें हम देखेंगे। ठीक है, तो क्या कैरेक्टर है लिविंग के, सर आपने पहले लिख लिया कैरेक्टर, हाँ लिखे ना बेटा, आपका टाइम बचाने के लिए। क्या क्या कैरेक्टर है, ग्रोथ, जो भी लिविंग चीज होगी वो क्या करेगी, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस। ठीक है, ये चार कैरेक्टर्स मेन है, और भी कैरेक्टर है लेकिन ये चार जो मेन कैरेक्टर हैं वो जो हमारे एनसीईआरटी में भी दिए हुए उनको हमने लिया कि जो भी लिविंग होगा, जो भी चीज जीवित होगी वो क्या करेगी, ग्रोथ करेगी, है ना, बढ़ेगा। आप अपने आप को देख लो, आप क्या हो, आप भी तो लिविंग हो ना, अपने बाकी क्यों देखना, लिविंग देखना है, हम अपने आप को देखें, है ना, हमें अपने आप को रटने की जरूरत नहीं, हम अपने आप को देख रहे हैं। पहले हम छोटे से बच्चे थे, बढ़े रहे तो हम ग्रोथ कर रहे हैं ना, ठीक है, तो ग्रोथ कर रहे हैं। अब ग्रोथ दो तरीके से हो सकती है, या तो नंबर बढ़े या साइज बढ़े। अगर 1 से 2 हो गए, होता है ना, आपके परिवार में संख्या बढ़ गई है, मतलब आपकी ग्रोथ हो गई है। ठीक है, साइज बढ़ के आप बहुत बढ़ गए हो। ठीक है, दोनों ही चीजें, तो ग्रोथ में दो चीजें इंक्लूड हो जाएंगी, नंबर और साइज। नंबर का बढ़ना भी ग्रोथ कहलाता है, साइज का बढ़ना भी कहलाता है। तो ग्रोथ के क्या कैरेक्टर हुए, नंबर ये बढ़े या साइज बढ़े। और ये किसका कैरेक्टर हो गया, लिविंग का। मतलब जो लिविंग थिंग होगी वो ग्रोथ करेगी। एक बात हमारे दिमाग में आ गई कि जो भी लिविंग थिंग होगी वो क्या करेगी, ग्रोथ करेगी। आ गया समझ में, ठीक है सर, बहुत अच्छा। अब आपके दिमाग में आएगा सर कुछ नॉन लिविंग थिंग्स भी तो होती हैं, वो भी तो ग्रोथ करती है, तो कौन सी नॉन लिविंग थिंग, जैसे सर कभी यहाँ मैदान था, मैदान बाद में पहाड़ बन गया, तो ये भी तो साइज में बढ़ गया, है ना। कोई एक बड़ी सी चट्टान थी, वो बाद में 2 पार्ट में डिवाइड हो गई है किसी कारण से, तो वो भी तो ग्रोथ हो गई ना। तो हाँ बेटा ये बात भी सही है, तो नॉन लिविंग में भी ग्रोथ हो रही है और लिविंग में भी ग्रोथ हो रही है। नॉन लिविंग में भी ग्रोथ होती है और लिविंग में भी ग्रोथ होती है। अब हम इसको डिफरेंशिएट कैसे करें कि कौन सी ग्रोथ नॉन लिविंग की है, कौन सी ग्रोथ लिविंग की है। तो आप सोचो, जो लिविंग थिंग है, मान लो तुम हो, लिविंग हो, और ये नॉन लिविंग है। ठीक, दो चीजें हो गई, एक तुम लिविंग, दूसरा नॉन लिविंग। ठीक है, तो अब तुम्हारी ग्रोथ कहाँ से हो रही है, तो सर हमारी ग्रोथ अंदर से आ रही है ना, अंदर से तुम्हारी सेल्स बने। तुम बाहर से कोई ऐसा तो नहीं, बाहर से हम लोग स्किन लगा लेते हैं, बाहर से हम लोग कुछ लगाते हैं, नहीं, अंदर से सेल्स बन रही है ना। तो जो लिविंग थिंग होगी उसकी ग्रोथ इनसाइड साइड से होगी, मतलब इनर ग्रोथ होती है। जो लिविंग होता है उसमें ग्रोथ कैसी होती है, इनर। और बाहर वाली ग्रोथ कैसे, जो पहाड़, ये छोटा सा मैदान था पर पहाड़ बना, तो इसमें बाहर से जमा होते गए या कुछ ऐसा चेंजेस हुआ, तो जो ग्रोथ हुई कहां से हुई, बाहर कुछ लगता गया। तो आउटर ग्रोथ किसमें होती है, नॉन लिविंग में। ठीक है, इनर ग्रोथ लिविंग का कैरेक्टर है। ठीक है, लिविंग का कैरेक्टर क्या है, ग्रोथ फ्रॉम इनर साइड आउट, और नॉन लिविंग का कैरेक्टर क्या, उसमें भी ग्रोथ होगी पर आउटर साइड से। अब बिल्कुल सब कंफ्यूजन नहीं रहा कि सर ग्रोथ जितने भी लिविंग है उन सभी में इनर ग्रोथ होगी, मतलब इनर साइड से ग्रोथ होगी। अगर इनर साइड से किसी ग्रोथ हो रही है तो हम उसे क्या कहेंगे, लिविंग कहेंगे, वो जिंदा रहेगा। ठीक, तो एक कैरेक्टर तो हमने देख लिया, क्या, ग्रोथ। ठीक है सर, हमें समझ में आ गया ग्रोथ, तो ठीक, कुछ नहीं था इसमें, नॉर्मल सी चीज हमने अपने डेली लाइफ की देखी कि कैसे ग्रोथ होती है, बस। ठीक, दूसरा कैरेक्टर रिप्रोडक्शन। री मतलब अगेन, प्रोडक्शन मतलब फिर से प्रोड्यूस करना, अपने आप को फिर से प्रोड्यूस करना, है ना। अरे अब आप आपके मम्मी पापा ने आपको प्रोड्यूस किया, अब आप क्या करोगे, अपनी जीन्स को आगे भेजने के लिए फिर से अपनी जीन्स को आगे भेजोगे, तो फिर से अपने आप को क्या कर रहे हो, प्रोड्यूस कर रहे हो। तो रिप्रोड्यूस करना, अपनी प्रोजीनी बनाना, है ना, नेक्स्ट जनरेशन बनाना, नेक्स्ट प्रोजीनी को तैयार करना, अपनी कॉपी बनाना, क्या कहलाता है, रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो जितनी भी लिविंग थिंग होगी वो ऐसा नहीं है कि खत्म हो जाएगी, वो अपनी एक जनरेशन को, अपनी चीजें जो अपनी जेनेटिक चीजें वो क्या करेगी, अगली जनरेशन, फिर उसके बाद अगली जनरेशन, फिर उसके बाद अगली जनरेशन, तो वो क्या करती है, खुद को रेप्लिकेट करती है, खुद को रिप्रोड्यूस करती है। रिप्रोड्यूस अपने आप को फिर बनाएगी, अपनी जीन्स को फिर बनाएगी, फिर उसके बच्चे होंगे, वो फिर बच्चे बनेंगे। तो इस तरह से क्या करते हैं, जितनी भी लिविंग थिंग होगी वो क्या करेंगी,
रिप्रोडक्शन करेंगी। तो सही है। तो मतलब लिविंग थिंग्स एक तो ग्रोथ करती है, दूसरा रिप्रोडक्शन करती है। अब रिप्रोडक्शन के अलग अलग मेथड हो सकते हैं बेटा, कि हम रिप्रोडक्शन चैप्टर में पढ़ेंगे। सेक्सुअल मेथड्स होते हैं, सेक्सुअल मेथड्स होते हैं, जैसे देख लेते हैं। जैसे फंजाई जो होता है, फंजाई, बैक्टीरिया, है ना, अलग अलग। तो ये स्पोर्स के द्वारा करते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया में और भी ग्रोथ होती है, बाइनरी फीचर, वो हम लोग रिप्रोडक्शन में डिटेल से पढ़ेंगे। तो फंजाई, बैक्टीरिया क्या करते हैं, स्पोर्स बना के करते हैं रिप्रोडक्शन, ठीक है। अपनी प्रोजीनी को आगे कैसे बढ़ाते हैं, स्पोर्स बना के बढ़ाते हैं, ठीक। और ऐसा कौन है जो करता है, तो फ्रेगमेंटेशन भी एक आता है टर्म, फ्रेगमेंटेशन। अब फ्रेगमेंटेशन क्या है, नॉर्मल वर्ड है, इंग्लिश का वर्ड है, कोई बायोलॉजिकल वर्ड नहीं है। फ्रेगमेंटेशन मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाना, ठीक है। तो कुछ अब छोटे छोटे टुकड़े में टूट के नए प्रोजोनी कौन बनाएगा, जो बहुत बड़ा फिलामेंट टाइप का होगा। कोई ऐसा फिलामेंट है, ये कोई फिलामेंट है और कोई इस फिलामेंट टाइप का है, तो वो क्या होगा, बीच से डिवाइड होके दो फ्रेगमेंट में टूट गया, नई प्रोटीन बना दी। तो जो भी ऐसे फिलामेंटस एल्गी होंगी, जो भी फिलामेंटस होगा, है ना, हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे कौन फिलामेंटस एल्गी होता है और कौन फिलामेंटस होते हैं। फंजाई भी कुछ फिलामेंटस होते हैं। तो जो फिलामेंटस होंगे उनमें फ्रेगमेंटेशन द्वारा क्या होगा, रिप्रोडक्शन होगा। यही बात समझ में आ गई। फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, मेल और फीमेल का मिलना, वो हमको पता ही है सर, ठीक। अब इसके अंदर कुछ एक बहुत जो कॉमन क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन आता है ट्रू रीजनरेशन। रिप्रोडक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन क्या आता है, ट्रू रीजनरेशन किसने मिलता है। बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है ट्रू रीजनरेशन। सर ट्रू का मतलब तुम्हें पता है, ट्रू मतलब सच, है ना, सच्ची का बिल्कुल ट्रू हो। रीजनरेशन अपने आप को फिर से जनरेट करना। यहाँ रिप्रोड्यूस था, यह टर्म रिप्रोड्यूस, ये रीजनरेशन। जैसे मैं अपने हाथ को काट दूं तो क्या इसको मैं रिप्रोड्यूस कर सकता, फिर से रीजनरेट कर सकता हूँ। इसको जनरेट करना है, जनरेट मतलब नया बनाना। तो क्या मैं इसको नया जनरेट कर सकता हूँ, नहीं, इसको तो मैं नहीं कर पाऊंगा। लेकिन तो मेरे इसमें तो ट्रू रीजनरेशन नहीं है। अगर मेरा सर कट जाए, मेरा हाथ कट जाए, कुछ भी कट जाए, तो मैं रीजनरेट कर सकता हूँ। या किसी जानवर का कर दे तो क्या रीजनरेट कर सकता है, नहीं कर सकता, ठीक है। मतलब कोई ऐसा जो कोई भी पार्ट काट दो तो फिर से अपने आप को क्या कर ले, फिर से रीजनरेट कर ले। उसमें क्या, उसको क्या करेंगे, उसके अंदर क्या मिलेगा, ट्रू रीजनरेशन। ट्रू मतलब सच्ची का रीजनरेट कर रहा है अपने को। इसका बहुत पूछा गया एग्जांपल, बहुत एग्जांपल, इसको याद रखना है अपने को। प्लेनेरिया क्या है, प्लेनेरिया बहुत इंपॉर्टेंट बेटा। प्लेनेरिया याद रखना है हर एग्जाम्स में। नीट के अलावा जितनी साइंस एग्जाम होगी, अगर यहाँ से क्वेश्चन उठाते हैं रिप्रोडक्शन से, तो पूछा ही जाता है कि प्लेनेरिया क्या है। प्लेनेरिया प्लेन वैसे बना, प्लेनेरिया क्या है, ये है प्लेनेरिया। एक इसको एनिमल क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, ये होता है प्लेनेरिया। प्लेनेरिया एक फ्लैटवर्म है, ठीक। अब प्लेनेरिया की क्या है विशेषता, अगर मैं प्लेनेरिया को छोटे छोटे अगर मैं मान लो 10 सेगमेंट में छोटा, तो यहाँ पे मुझे 10 प्लेनेरिया मिल जाएंगे। जितने फ्रेगमेंट्स में मैं इसको काट दूंगा, उतने फ्रेगमेंट्स, उतने प्लेनेरिया मुझे मिल जाएंगे। या फिर मैं इसको क्या कर दूं, इस टाइप से काट दूं, तो क्यों ऊपर नीचे का पार्ट तो इंटेक रहे, मतलब जुड़ा हुआ रहे। ऊपर से काट दिया इस टाइप से, तो क्या होगा, उसके दो सर बन जाएंगे। जितने पार्ट्स में काटूंगा तो उतने सर वाला प्लेनेरिया बन जाएगा। तो इसको जहां से भी काट रहा हूं, वो अपने आप को फिर से पूरा रीजनरेट कर रहा है, पूरा कंप्लीट बना ले जा रहा है। तो यही इसकी ट्रू रीजनरेशन पावर है। केवल एक एग्जांपल याद रखना है, प्लेनेरिया, है ना, प्लेन एरिया। प्लेन है बेचारा, कहां था, अभी हम लोगों ने प्लेनेरिया देखा तो कैसा था, प्लेन था। ये कुछ नहीं, ये ठीक है। तो बस एग्जाम्पल याद हो गया कि ट्रू रीजनरेशन कैसे मिलता है, प्लेनेरिया में, ठीक। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यहाँ से आता है। बाकी इस क्वेश्चन नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से फंजाई में स्पोर द्वारा होता है, फिलामेंटस फंजाई और फिलामेंटस एल्गी में फ्रेगमेंटेशन द्वारा होता है, ठीक है। इसके अलावा कुछ जैसे ईस्ट, ये ईस्ट एक फंजाई है ना। इसके बाद हाइड्रा एक सिलेंट्रेटा है, ठीक है। ये इसके टेंटिकल्स पाए जाते हैं। अब इनमें किसके द्वारा होता है, इनमें होता है बेटा बडिंग के द्वारा। किसके द्वारा, बडिंग। किसके द्वारा हो रहा है, बडिंग। वैसे बडिंग क्या टर्म है, बडिंग बेटा कोई बायोलॉजिकल टर्म नहीं है, अपने को ऐसा कोई सर पे हेडेक नहीं लेना है। बड हमने सुना है ना, बड मतलब क्या होता है, फूल की कली या कली जो खिलती है, बोलते हैं ना बड है, ये कली है, बर्ड। तो वही बर्ड मतलब जैसे कली निकलती है, छोटी सी कली निकलेगी, फिर उससे क्या बनेगा, पूरा फ्लावर बन जाएगा, ऐसा ही होगा ना। तो इसमें भी ऐसा ही कुछ होगा। तो इसमें भी छोटी सी कली निकाल दो,
हाँ, ईस्ट में भी छोटी सी कली निकली, ठीक है, हाइड्रा में भी छोटी सी कली निकली, छोटा सा बड निकला, ठीक। अब ये बड क्या हुआ, ग्रोथ कर गया और ये बहुत बड़ा बन गया और इससे सेपरेट हो गया और अलग ईस्ट बना लिया। ऐसे इसने बहुत बड़ा बन के नया हाइड्रा बना लिया इससे सेपरेट होके, ठीक है। तो इस टाइप से कुछ लोग रिप्रोड्यूस करते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, बडिंग, है ना, बड बना के अपने आप को करा। तो हमें याद है बडिंग के द्वारा किसमें होता है, ईस्ट और हाइड्रा में, ठीक है। ईस्ट एक फंजाई है, जब फंजाई पढ़ेंगे तो वहां और डिटेल में बताएंगे ईस्ट के बारे में। ईस्ट एकमात्र ऐसी फंजाई है कि जो यूनिसेलुलर होती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूनिसेलुलर फंजाई का एग्जांपल बताओ, ईस्ट, और कोई भी फंजाई यूनिसेलुलर नहीं है। यूनि मतलब एक सेल से बनी हुई फंजाई कौन है, ईस्ट। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, हाइड्रा में बडिंग होती है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, बच्चे गलत करके आते हैं। गलत क्या करना है, बडिंग दो ही चीज सर ने बताई है, एक ईस्ट बताया, एक हाइड्रा बताया, वही याद रखना ही नहीं है इसने। और हम क्या एग्जाम्पल याद रखने, टू रीजनरेशन का प्लेनेरिया हो गया और बडिंग का ईस्ट और हाइड्रा हो गया, खत्म हो गया रिप्रोडक्शन, ठीक। अब रिप्रोडक्शन ये पढ़ किस लिए रहे थे, बता रहे थे कि लिविंग का कैरेक्टर है, जो लिविंग होगा उनमें रिप्रोडक्शन होगा। हमने देखा डिफरेंट टाइप के रिप्रोडक्शन, डिफरेंट मेथड से, तो जो लिविंग होगा उसमें रिप्रोडक्शन होगा। हाँ, ये तो कैरेक्टर है सर, आपने लिखा कैरेक्टर के अंदर रिप्रोडक्शन, तो वो रिप्रोड्यूस करेंगे। पर कुछ ऐसे भी तो हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते, क्या हमको उनको ये नहीं कहेंगे वो जिंदा है, जो रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहा वो भी तो जिंदा है ना। चलो सर, ऐसा कौन है जो रिप्रोड्यूस नहीं कर रहा, मान लो कोई इनफर्टाइल हो गया, क्या हो गया, इनफर्टाइल। इनफर्टाइल मतलब जो आगे बच्चे नहीं पैदा कर सकते, फिर आईवीएफ कराते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी करवाते हैं, तो वो तो इनफर्टाइल हुए ना, वो बच्चे पैदा नहीं कर पा रहे। तो ऐसे कपल जो क्या है, इनफर्टाइल, तो आगे बच्चे पैदा नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब ये थोड़ी वो लिविंग नहीं होगी, तो लिविंग है ना, ठीक। इनफर्टाइल कपल हो गए जो। इसके बाद वर्कर बी मतलब मधुमक्खी, है ना, तो मधुमक्खी। अब देखो यहाँ शॉर्ट में बता देता हूं मैं कि जो बी होती है मधुमक्खी, हनी बी होती है, उसकी क्या होते हैं, उसमें एक क्वीन होती है, एक ड्रोन होता है और एक वर्कर होते हैं, ठीक है। तो वर्कर को क्या करना है, काम करना है। अब काम करना है तो उनको फर्टाइल बना के, क्या मतलब, क्वीन है फर्टिलिटी के लिए, ड्रोन है फर्टिलिटी के लिए, तो वर्कर को क्या करते हैं, वो इनफर्टाइल। वर्कर कैसे रहते हैं, इनफर्टाइल, है ना। पहले की भी क्या करते थे, पहले के राजा महाराजा, जो यहाँ क्वीन सिस्टम है तो बता रहे हैं कि पहले के राजा महाराजा क्या करते थे, जो भी उनके यहाँ के वर्कर होते थे उनका कैस्ट्रेशन करवा देते थे। कैस्ट्रेशन क्या सर, उनके टेस्टिस को क्रश करवा देना, जिससे कि क्या हो, वो फर्टाइल ना रह जाए, इनफर्टाइल हो जाए, क्योंकि उनको काम करना है। अगर उनके अंदर टेस्टोस्टेरोन होगा तो अदर एक्टिविटी में ध्यान देंगे, तो इसलिए क्या करते हैं कि उनका हम लोग क्या करवा देते थे, राजा क्या करवा देते थे, कैस्ट्रेशन करवा देते। तो नेचर ने भी ऐसा ही बनाया है। देखो क्वीन है, अब क्वीन में वर्कर का कोई काम नहीं, अगर वर्कर फर्टाइल हो जाएगी तो क्वीन का मतलब ही नहीं, तो फर्टाइल बनाया किसको, क्वीन को। ड्रोन हो गए मेल, और वर्कर कैसी हो गई, इनफर्टाइल, मतलब वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती, उनको केवल क्या करना है, काम, पोलन कलेक्ट करना, वैक्स बनाना है, सब किसका काम, बेचारी वर्कर भी का। तो कैसी होती है, इनफर्टाइल। बोले हाँ सर ये भी इनफर्टाइल है, पर ये इनफर्टाइल है, आगे अपने आप को बना नहीं सकती, लेकिन क्या है, ये भी तो क्या है, ये भी तो जिंदा है ना। बोले हाँ सर ये भी जिंदा है। इसके अलावा और एग्जाम्पल देख लें कौन इनफर्टाइल है, ठीक है। तो और इनफर्टाइल चीज देखे तो एक और म्यूल जैसे म्यूल क्या है, म्यूल तुमने एक टर्म सुना होगा, खच्चर, है ना। बोले हाँ सर खच्चर तो सुना है, थोड़ा सा ऐसा होता है, घोड़े और गधे का हमने सुना होगा, ऐसा है, घोड़े और गधे का मिक्सचर है, इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन से बनता है। जब हम लोग आगे पढ़ेंगे स्ट्रेटेजी ऑफ में, तो फूड इन्वेस्टमेंट में, तो वहां हम लोग पढ़ेंगे इस बारे में, एनिमल हस्बेंड्री में, ठीक है। तो अभी तो सर हमने ये देखें कि ये क्या होता है, इनफर्टाइल होता है म्यूल। मतलब सर म्यूल बनता किसके से, थोड़ा याद नहीं आ रहा, बता दीजिए। तो यहाँ पे क्या वर्ड बेटा याद करना है, नहीं है। पहला वर्ड क्या, एम आया ना, तो एम से आता है मेयर। बोलो सर मेयर कौन सा, वो सिटी का मेयर नहीं बेटा, सिटी का मेयर नहीं। मेयर एक टर्म है जिस होता है, मेयर का मतलब होता है, इंग्लिश में आप डिक्शनरी देखोगे तो इसका होता है फीमेल हॉर्स। क्या होता है, फीमेल हॉर्स, फीमेल हॉर्स। अब यहाँ फीमेल तो फोर्स हो गई, तो डंकी क्या होगा, मेल। तो मेल डंकी और फीमेल हॉर्स से मिलने वाला जो क्रॉस करवा के जो बनाता है वो क्या कहलाता है, म्यूल कहलाता है। और ये कैसा होता है, इनफर्टाइल है। इनफर्टाइल है मतलब ये, इसको केवल हम लोग लेबोरेटरी में ही बना सकते हैं, है ना, ये हम लोग क्रॉस करवा के बना सकते हैं। ये लोग नेचुरली आपस में
क्रॉस नहीं कर सकते, आपस में रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। तो ये चीजें हमने देखी कि इनफर्टाइल कपल, वर्कर बी और म्यूल, ये भी क्या है, ये भी ये इनफर्टाइल है, फिर भी ये लिविंग है। तो सर मतलब रिप्रोडक्शन ऐसा हम नहीं कह सकते कि सभी लिविंग में रिप्रोडक्शन मिलेगा, पर लिविंग का कैरेक्टर तो है, जो लिविंग होता है उसके अंदर रिप्रोडक्शन जिसके अंदर मिल रहा है तो वो लिविंग तो होगा, एक बात तो कंफर्म है। पर सभी लिविंग में मिले ये बात नहीं है ना। तो ये वही कभी हम देखना चाहें तो कहीं कहीं फेल हो जाता है कॉन्सेप्ट, है ना, ग्रोथ भी कहीं कहीं फेल हो जाती है, ठीक, लेकिन इनर साइड की ग्रोथ फेल नहीं होती। चलो अब एक और टर्म आया, तीसरा कैरेक्टर आपने लिखा है सर मेटाबॉलिज्म। पहला ग्रोथ देखा, दूसरा रिप्रोडक्शन देखा, तीसरा क्या देख रहे हैं, मेटाबॉलिज्म। अब यहाँ पे मैं एक वर्ड्स का मतलब बताऊं, मैंने आपको क्या बोला था, वर्ड्स प्लस ग्रामर। तो यहाँ आया मेटा, क्या आया, मेटा। मेटा का मतलब चेंज, मेटा का मतलब चेंज होता है, मेटा शब्द तो हमने बहुत बार सुना है। बॉलिज्म, बॉलिज्म का मतलब होता है विदिन, विदिन क्या, विदिन मतलब किसी के अंदर। अब यहाँ पे किसकी बात हम लोग कर रहे हैं, सेल की बात ना, तो सेल के अंदर, जब लाइफ की बात करेंगे तो सेल की बात करेंगे, सेल में पढ़ेंगे, बिना विदाउट सेल कोई भी लाइफ फॉर्म पॉसिबल नहीं है, ठीक। तो बॉलिज्म मतलब विदिन, किसके विदिन, सेल के विदिन जो भी चेंज हो रहे हैं, ऑल चेंजेस किसके अंदर हो रहे हैं, जो सेल के अंदर हो रहे हैं, वही तो क्या है मेटाबॉलिज्म। ऑल केमिकल रिएक्शंस जो भी चेंज हो रहे हो क्या है, उसके अंदर कोई ना कोई केमिकल इन्वॉल्व होगा। जो भी तुम्हारे सेल के अंदर चेंज हो रहा है उसमें क्या होगा, कोई बिना केमिकल कुछ होता नहीं है। तो ऑल, सम ऑफ ऑल, जितनी भी केमिकल रिएक्शन हो रही है तुम्हारे अंदर, वो सब क्या करेंगे, सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस क्या कहलाती हैं, मेटाबॉलिज्म। जितनी भी केमिकल रिएक्शन विद इन सेल हो रही है तुम्हारे अंदर, सेल के अंदर हो रही है, वो सब क्या कहलाएगी, मेटाबॉलिज्म। बोले हाँ सर ये ठीक है, समझ में आ गया। जितनी भी केमिकल, मेटा मतलब चेंज होता है विद इन, जितने भी चेंजेस हो रहे हैं सेल के अंदर, जो भी चेंजेस होंगे किसी न किसी केमिकल के कारण होंगे, तो जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो सारे चेंजेस को मिला दो, तो कम सम कर दो, सम मतलब जोड़ दो, तो मेटाबॉलिज्म कहलाएगा। बिल्कुल सर, ये वाली चीज भी समझ में आ गई। ये भी लिविंग का कैरेक्टर है, मतलब कि जो भी लिविंग होगा उसमें मेटाबॉलिज्म होगी। अब इसका कोई एक्सेप्शन नहीं बेटा, इसका तो कोई एक्सेप्शन नहीं है ना। तो ये एक्सेप्शन लेस है, पहली बार ऐसा अभी मतलब हमने पहला देखा तो इसमें भी एक्सेप्शन मिल गया, रिप्रोडक्शन में भी इनफर्टाइल कपल वगैरह एक्सेप्शन मिल गए, पर मेटाबॉलिज्म का कोई एक्सेप्शन नहीं है, नो एक्सेप्शन। एक ऐसा लिविंग का कैरेक्टर है जिसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, ठीक है सर। मेटाबॉलिज्म आगे समझ में। अब मेटाबॉलिज्म के साथ थोड़ा सा यहाँ पे देख लें, तो मेटा का मतलब तो होता है चेंज। अब चेंज दो तरीके से हो सकता है ना, या तो कोई चीज क्या हो जाए, फॉर्म हो, है ना, चेंज में कुछ दो, या तो कुछ बने या कुछ टूटे। तो या तो कुछ फॉर्म होगा या कुछ टूटेगा, टूटेगा तो ब्रेक होगा, दो चीजें होंगी। तो फॉर्म होगा तो फॉर्म के लिए एक वर्ड आता है एना, तो ब्रेक के लिए वर्ड आता है ग्रीक से केटा। केटा वर्ड समझ में आ रहा है, केटा मतलब काटना, है ना, तो एना मतलब बनना, ठीक है। तो एना का मतलब हो गया फॉर्म, केटा मतलब बनना। अब फॉर्म विद इन किसके अंदर बन रहा है, सेल के अंदर, विद इन बॉलिज्म, किसके अंदर बन रहा है, सेल के, बॉलिज्म लगा दिया। तो इसके अंदर मेटाबॉलिज्म के अंदर दो रिएक्शन होती है, एनाबॉलिज्म और केटाबॉलिज्म। बहुत सही सर, बिल्कुल समझ में आ गया। अब एनाबॉलिज्म मतलब कोई केमिकल बन रहा होगा, वो रिएक्शन को क्या कहेंगे, एनाबॉलिज्म। और कोई केमिकल टूट रहा होगा, उस केमिकल को क्या कहेंगे, उस रिएक्शन को क्या कहेंगे, केटाबॉलिज्म रिएक्शन। और इन दोनों को मिला के क्या कहेंगे, मेटाबॉलिज्म रिएक्शन, क्योंकि सम ही तो है, दोनों का सम, जितना चेंज हो रहा है उसी का सम क्या है, मेटाबॉलिज्म। और इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है, मतलब जो भी लिविंग होगा, हमें अगर लिविंग चीज देखनी है तो हम बाकी कोई कैरेक्टर देखें ना देखें, उसके अंदर देख ले कि मेटाबॉलिज्म हो रही है, तो हम समझ जाएंगे कि क्या है, वो लिविंग है, ठीक है। तो मेटा का मतलब भी बताया मैंने, मेटा का मतलब चेंज, ठीक है। इसका एक और मतलब होता है, अब कोई चीज चेंज हो रही है, बदल रही है, तो एक ट्रांजिशन स्टेज आती है ना, बीच की स्टेज आती है, मिडिल स्टेज। तो एक और मतलब होता है इसका इन बिटवीन, क्या होता है, इन बिटवीन मतलब बीच में, है ना, चेंज हो रहा है ना, मैं एक से दूसरी जगह जा रहा हूँ, एक स्टेट से दूसरी स्टेट जा रहा हूँ, तो बीच में चेंज, एक बॉर्डर आएगा ना, तो ट्रांजिशन बीच की स्टेज आएगी, तो इन बिटवीन, है ना। एक और मतलब होता है मेटा का, जैसे आपने ये वर्ड्स का मतलब बताया, जिनके वर्ड्स को और मतलब होंगे, हाँ बेटा में इसको भी डिस्कस करेंगे अपन, ठीक। तो ये हो गए अपने मेटाबॉलिज्म। अब सर
आपके दिमाग में आएगा कि अगर जो रिएक्शन सेल के अंदर हो रही है उस रिएक्शन को हम कहाँ करवा दें, किसी टेस्ट ट्यूब में करवा दें। किसी टेस्ट ट्यूब के अंदर भी तो रिएक्शन हम करवा सकते हैं ना, हाँ बेटा करवा सकते हो, लेकिन तुम करवा रहे हो, ठीक है, तुम्हारे अंदर कोई रिएक्शन हो रही, मान लो क्रेब्स साइकिल वाली रिएक्शन तुमने कहाँ करवा दी, टेस्ट ट्यूब में। अब लेबोरेटरी के अंदर अगर कोई तुम काम करते हो उसके, तो उसको कहते हैं इन विट्रो। क्या कहते हैं? इन विट्रो। इन विट्रो मतलब आप जिस जहां पर है वहां की जगह वहां ना करवा के उसको बाहर करो, तो इन विट्रो। लेबोरेटरी में कोई वर्क कर रहे हो, लैब में कोई वर्क कर रहे हो, लैब वर्क को क्या कहते हैं? इन विट्रो। तो इन विट्रो कोई रिएक्शन करवा लो, तो टेस्ट ट्यूब के अंदर एक तुमने क्रेब्स साइकिल की एक कोई रिएक्शन करवा दी, तो क्या ये रिएक्शन फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन करवा दी, कोई रिएक्शन करवा दी, तो क्या ये लिविंग रिएक्शन नहीं है? बिल्कुल है। इसको हम लिविंग रिएक्शन ही कहेंगे, पर इस रिएक्शन को हमने इंड्यूस करवाया है, ये अपने आप नहीं हुई। ये रिएक्शन क्या है? हमारे द्वारा इंड्यूस है, अपने आप नहीं हुई। अगर यही एक सेल के अंदर होती तो ये अपने आप होती, मतलब मेटाबॉलिज्म के साथ साथ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ये भी क्या है? लिविंग का कैरेक्टर है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मतलब उसको चारों तरफ से किससे पैक हो? सेल से। सेल के अंदर सारी मेटाबॉलिज्म रिएक्शन कैसे होती हैं? ऑटोमेटेड होती हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया, रिप्रोडक्शन आ गया, मेटाबॉलिज्म आ गया। सर एक और आपने लिख रखा है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस क्या है? कॉन्शियस मतलब हम लोग अवेयर होना, हम आसपास के एनवायरनमेंट के लिए क्या है? अवेयर है ना, अवेयर टू सराउंडिंग। अपने आप, अपने सराउंडिंग जितने भी लिविंग हो, आप जिंदा हो ना, अपने आप को देखो। आपको ज्यादा धूप लगेगी तो क्या करोगे? आप छाया की तरफ जाओगे, है ना। ज्यादा गर्मी लगेगी तो कहाँ मुंह कर जाओगे? आप ठंडे इलाके की तरफ मुंह करोगे। आपका अचानक से किसी पिन पे हाथ पड़ता है तो आप क्या करोगे? हटा लोगे। तो बाहर से जो स्टिमुलाई मिला, सराउंडिंग से जो स्टिमुलाई मिल रहा है, जो भी उद्दीपन मिल रहा है, स्टिमुलस मिल रहा है, उस स्टिमुलस के प्रति हम क्या कर दे रहे हैं? रिस्पॉन्स दे रहे हैं। रिस्पॉन्स कहां से आ रहा है? स्टिमुलस तो बाहर से आ रहा है, तो आउटर स्टिमुलस का इनर रिस्पॉन्स देना क्या कहलाता है? कॉन्शियसनेस। और सिंपल वर्ड में करें तो अवेयर टू सराउंडिंग, अपने अपने जितने सराउंडिंग है उसके लिए क्या होना? अवेयर होना। अब बोलो सर आप प्लांट भी तो लिविंग है, वो कहाँ अवेयर है? वो कौन सा ठंडी में, जब गर्मी लगती है तो ठंडी जा सकते? हाँ आप बोलो, सही बात बोल रहे हो, वो तो मूव नहीं कर सकते ना, लेकिन उन्होंने एडेप्टेशन कर रखा है, उन्होंने भी रिस्पॉन्स देते हैं, इनर रिस्पॉन्स। अगर ज्यादा गर्मी पड़ी तो पत्तियां मुरझा जाएंगी, रिस्पॉन्स हुआ ना। फ्लावर्स कब खिलते हैं? जब धूप निकलेगी। तो फ्लावर्स तब क्या होते हैं? ब्लॉसम होते हैं, सुबह के टाइम ब्लॉसम होते हैं, तो सनलाइट से ब्लॉसमिंग होती है, तो रिस्पॉन्स दे रहे हैं ना आउटर एनवायरनमेंट को। तो लिविंग का एक कैरेक्टर हो गया कॉन्शियसनेस। तो सर इसका कोई एक्सेप्शन है क्या? ठीक है, तो इसका एक्सेप्शन है ना बेटा, इसका एक्सेप्शन कोमा पेशेंट। अगर हम कोमा पेशेंट की बात करें तो जो कोमा में चला गया है पेशेंट, उसको बोलते हैं ब्रेन डेड, कि उसका ब्रेन तो क्या हो रहा है? मर गया है, पर सारी मेटाबॉलिज्म रिएक्शन चल रही है। अब देखो वर्ड है मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म चल रहा है, भले ब्रेन मर गया है तो भी हम क्या कह रहे हैं? लिविंग है ना। तो मेटाबॉलिज्म एक ऐसा है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी चीज है जो कि सभी लिविंग में मिलेगी ही मिलेगी, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है बेटा। यहाँ से ही नीट में हर साल मतलब एक क्वेश्चन आ ही जाता है, एक साल छोड़ के एक साल, लास्ट ईयर नहीं आया तो इस साल नीट में हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन पूछे, और घुमा के क्वेश्चन पूछता है। अभी मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा कैसे पूछेगा, ठीक है। तो कॉन्शियसनेस अवेयर टू सराउंडिंग, है ना, अपने सराउंडिंग प्रति अवेयर रहना, और इसका एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन कोमा पेशेंट। ठीक, तो हम समझ गए। तो सर इसमें सबसे अच्छा क्या मिला कि जो हमको लिविंग को पहचानना है तो मेटाबॉलिज्म या सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ये बेस्ट है। उसके बाद अगर नहीं मिलता तो फिर कॉन्शियसनेस। ठीक है, अब बोलो सर सही है, ये तो आपको समझा दिया आपने, ये तो हमें समझ में आ गया यहाँ तक। तो आपने एक और टर्म लिखी है सेल्फ कॉन्शियसनेस, और आपने इसमें 5 नंबर नहीं लिखा है, यहाँ 4 लिखा है, यहाँ 5 नंबर नहीं लिखा, सेल्फ कॉन्शियस लिखा है। मतलब ये लिविंग का कैरेक्टर नहीं है ना, इसलिए नहीं लिखा। यहाँ तो मैंने इसलिए लिखे ना 4 लिविंग के कैरेक्टर, ऐसा तो बोला नहीं 5। सर सेल्फ कॉन्शियसनेस क्या है? कॉन्शियसनेस क्या थी? अवेयर, अपने एनवायरमेंट के लिए अवेयर रहना, जागरूक रहना, अपने आसपास के लिए जागरूक रहना, क्या कहलाता है? कॉन्शियसनेस। तो सेल्फ कॉन्शियसनेस क्या कहलाएगी? सेल्फ मतलब अपने लिए जागरूक रहना, अपने एनवायरमेंट के लिए नहीं, अपने लिए जागरूक रहना क्या कहलाता है? सेल्फ कॉन्शियसनेस। और ये किसका कैरेक्टर है? लिविंग का नहीं, ये कैरेक्टर है ह्यूमन का, आदमी का। स्वार्थी कौन होता है ना? सेल्फिश कौन होता है? सेल्फिश बोलते हैं ना, तुम बहुत सेल्फिश हो। सेल्फिश मतलब अपने बारे में सोच रहा है, तो ये तो ह्यूमन का कैरेक्टर है भैया। सेल्फ कॉन्शियस होना, अपने बारे में सोचना,
है ना, किसका करेक्टर है, ह्यूमन का। अब तुमने कभी किसी हाथी को सोचते हुए देखा यार मैं बहुत मोटा हो गया थोड़ा जिम कर लूं, नहीं करता ना वो, है उसको, वो अपने बारे में नहीं सोचता, वो एनवायरनमेंट के हिसाब से सोचता है, एनवायरनमेंट को रिस्पॉन्स देता है, ठीक है, बारिश हो रही है तो फिर पेड़ के नीचे चला जाएगा, धूप पड़ी तो इधर चला जाएगा, ठीक है। लेकिन आदमी अपने बारे में सोचता है यार मैं बहुत मोटा हो गया हूँ, मुझे पतला होना है, मैं बहुत काला हो गया, मुझे गोरा होना है, ये कौन सोचता है, ये ह्यूमन आदमी सोचता है। तो सेल्फ कॉन्शियसनेस किसका करेक्टर हुआ, ह्यूमन का, ना कि लिविंग का। बच्चे गलत करके आते हैं, लिविंग का करेक्टर आता है सेल्फ कॉन्शियसनेस लगा देते हैं। सेल्फ कॉन्शियसनेस केवल किसका करेक्टर है, ह्यूमन का। दिमाग में बैठ गया सर, हाँ सेल्फ कॉन्शियसनेस, स्वार्थी कौन होता है, सेल्फिश कौन होता है, ह्यूमन होता है, आदमी होता है ना, ह्यूमन मतलब आदमी, इतना तो आता ही है। तो आदमी क्या होता है, स्वार्थी होता है, उसके अलावा नहीं। तो लिविंग के करेक्टर में हम लोग इसको इंक्लूड नहीं करेंगे, किसका करेक्टर है, ह्यूमन का, ठीक है, हमारे दिमाग में घुस गया, इसको हमने काट दिया। अब फिर आपने यहाँ लिखा है डिफाइनिंग करेक्टर, यहाँ लिखा है करेक्टर, हाँ ये बात है। तो करेक्टर का मतलब लिविंग चीज के क्या क्या करेक्टर है, ठीक है। डिफाइनिंग करेक्टर वो करेक्टर जो हमको सीधे बता दे, हम उस करेक्टर को देखें पूरा हमें पता चल जाए हाँ यही चीज है। जैसे कि अब हम लोग देखें तो एनिमल्स, अब एनिमल्स अलग अलग टाइप के होते हैं, तो हम किसको कहेंगे कि ये एनिमल, ये जानवर को है, किसको कहेंगे, जो चल सकता है, जो मूव कर सकता है, उसके लिए क्या टर्म यूज करते हैं हम, एनिमल। तो हमें जानवर कोई एनिमल्स में रखा हुआ है, तो जूलॉजी में कोई आ रहा है तो उसके लिए हमने क्या देखा, उसके लिए हमने उसका क्या देखा हुआ है कि वो मूव कर सकता है। अगर मूव कर सकता है तो मूव करना उस जानवर का क्या होगा, डिफाइनिंग फीचर। किसी भी जानवर का डिफाइनिंग फीचर क्या है, मूव कर सकता है। अगर वो मूव कर सकता है तो उसे कहाँ रख देंगे हम, सीधे जूलॉजी में, ठीक है। तो वो उसका डिफाइनिंग। बाकी एनिमल्स कैसे नहीं, पाँव भी कुछ एनिमल्स है जिनमें क्या होते हैं, लेग्स होते हैं, कुछ में जैसे चिड़िया है तो उसमें क्या होते हैं, पंख होते हैं। जो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं वो रेंग कर चलते हैं। तो अलग अलग मेथड से अलग अलग टाइप के दिखते हैं, लेकिन सभी में कॉमन चीज क्या है, सभी में सब अलग साइड से चलते हैं, लेकिन सभी का कॉमन फीचर क्या है, सभी एनिमल्स का डिफाइनिंग कैरेक्टर क्या है, सभी एनिमल का, कि वो मूव कर सकते हैं। वो उनका डिफाइनिंग फीचर है, मतलब जो उसको डिफाइन करे, जो उसके बारे में बता दे, वो होगा डिफाइन, मतलब उसको एक्सप्लेन कर दे। तो जो भी चल सकता है वो क्या हुआ, एनिमल। जो भी चल सकता है वो क्या हुआ, एनिमल हुआ, ठीक। तो वो उसका डिफाइनिंग फीचर हुआ। बाकी भी कैरेक्टर्स हैं अलग अलग एनिमल्स के, तो डिफाइनिंग कैरेक्टर। उसी तरह से लिविंग का क्या डिफाइनिंग कैरेक्टर, जो उसको एक्सप्लेन कर दे। तो हम लोगों ने देखा कि ये चारों कैरेक्टर तो हैं, पर इसमें से सबसे बेस्ट जो रहा वो रहा मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म या सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या है, किसी भी लिविंग के, अगर किसी को लिविंग देखना है तो उसमें विदाउट एक्सेप्शन बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, बच्चे बहुत कंफ्यूज, बहुत सिंपल सा है, एनसीईआरटी में ऐसे लिखा हुआ है विदाउट एक्सेप्शन अगर कोई है तो मेटाबॉलिज्म या सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन में जो भी हो टिक कर दो। अब बोले सर अगर इसमें से ऑप्शन ही नहीं रहा मेटाबॉलिज्म में सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, तो क्या करें। हाँ, अब अपने को तो वहां पे बेस्ट ऑप्शन निकालना रहता है ना, नीट तो क्वेश्चन को घुमा देता है ना, तो उसमें तो मान ली इसने दिया ही, तो फिर सर्च कॉन्शियसनेस, ठीक है। इसमें भी वन एक्सेप्शन है, वो भी कोमा पेशेंट है ना, कोमा पेशेंट, वन एक्सेप्शन कोमा पेशेंट। तो अगर क्या नहीं दिया, मेटाबॉलिज्म ऑप्शन में नहीं है, तो क्या लगा दोगे, कॉन्शियसनेस। वैसे अगर कॉन्शियसनेस में नहीं दिया तो तब रिप्रोडक्शन में और ग्रोथ, दो चीज बची। तो अब अगर उन्होंने दिया कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों में से क्या लगाओगे, तो आप कंफ्यूज। अब अगर उन्होंने ऑप्शन दिया है आपके पास कि इनर ग्रोथ, तो इनर ग्रोथ का कोई एक्सेप्शन नहीं था, याद करो, ग्रोथ का एक्सेप्शन पढ़ा था, पर इनर ग्रोथ हमेशा किसमें होगी, इनर ग्रोथ हमेशा होगी किसमें, लिविंग में, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। तो इनर ग्रोथ भी क्या हुआ, डिफाइनिंग कैरेक्टर। अगर ऑप्शन ये दोनों नहीं है, इनर ग्रोथ दिया हुआ है, तो इनर ग्रोथ क्या जाएगा, बेस्ट आंसर जाएगा, ठीक है। अब बोलो सर इसका भी नहीं दिया, तो ऐसा नहीं, कुछ तो देंगे, इसमें से दो ऑप्शन तो देंगे, तो इनमें से तुम्हें एक ना एक ऑप्शन मिल जाएगा। फर्स्ट बेस्ट ऑप्शन क्या, मेटाबॉलिज्म या सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ये ना मिले तो कॉन्शियसनेस, और ये भी ना मिले तो इनर ग्रोथ, ठीक है। इन तीनों में से एक ना एक आपको मिलेगा ही, ठीक है। रिप्रोडक्शन ऐसा, अगर तीनों में से कुछ नहीं दिया, कि कुछ दिया ही नहीं है, तो फिर रिप्रोडक्शन दिया है, तो फिर लास्ट आंसर जाएगा। पर डिफाइनिंग कैरेक्टर क्या होगा, सबसे बेस्ट कौन सा है, बेस्ट मेटाबॉलिज्म, देन बेस्ट कॉन्शियसनेस, देन बेस्ट इनर ग्रोथ,
तो अब हमें क्लियर हो गया सर। अब नीट में आएगा, नीट में क्वेश्चन 2 बार आगे पूछा होगा। एक बार उन्होंने कॉन्सियसनेस मेटाबॉलिज्म हटा दी, बच्चे कंफ्यूज, कॉन्सियसनेस आंसर जाएगा। एक बार उन्होंने सारे हटा दिए, इनर ग्रोथ ऑप्शन रख दिया था, बाकी सब हटा दिया, तो अब इनर ग्रोथ आंसर जाएगा। तो बच्चा सोचता है सर बिना विदाउट एक्सेप्शन देख ही था, इनर ग्रोथ भी तो विदाउट एक्सेप्शन है ना। उन्होंने क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया। अब आपसे कभी क्वेश्चन आएगा नीट में तो गलत नहीं होगा, यहां से क्वेश्चन आता है, ठीक। पहली चीज। दूसरा एक चीज और यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर दूं, ये तो हमने करेक्टर डिफाइनिंग करेक्टर देख लिया। आप बोले सर हमको लिविंग पहचानना, तो आ गया। चलो यहाँ एक चीज और, यहाँ ग्रोथ और रिप्रोडक्शन में एक कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो क्या करने, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों एक ही बात है। नो सर एक ही बात कैसे, ग्रोथ में तो नंबर बढ़ना होता है ना, साइज बढ़ना होता है, रिप्रोडक्शन में अपने आप को प्रोड्यूस करना होता है। लेकिन कुछ आप बोल रहे हैं, कुछ में दोनों क्या है, सिनोनिम्स हैं। क्या है, सिनोनिम्स। जैसे सिनोनिम्स क्या होते हैं, सिनोनिम्स मतलब पर्यायवाची है ना, एक ही मतलब होना। तो किसके लिए हो सकते हैं, सोचो किसके लिए हो सकते हैं। अरे यूनिसेलुलर के लिए ना, यूनिसेलुलर। बोले सर यूनिसेलुलर क्या होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनि मतलब सिंगल, यूनि मतलब क्या, सिंगल, सेलुलर मतलब से, याद रखने की जरूरत नहीं है, वर्ड से मतलब बता रहे हैं। यूनिसेलुलर का मतलब जो केवल एक सेल से बना है, जो क्या हो, केवल एक सेल से बना हो, वो क्या होता है, यूनिसेलुलर। जो एक सेल से बना होगा, अब वो अगर रिप्रोडक्शन करता है, मान लीजिए अमीबा है, यूनिसेलुलर है, रिप्रोडक्शन करेगा तो क्या होगा, 2 में टूट गया। तो अब ये 1 से 2 बना तो नंबर बढ़े ना, तो ग्रोथ भी हुई, साथ में रिप्रोडक्शन भी किया इसने। तो अब जो भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होंगे उसमें क्या होगा, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एक दूसरे के सिनोनिम्स। ठीक है, तो अब हमें पूरा समझ में आ गया। आपका क्वेश्चन आता है कि कौन कौन सी यूनिसेलुलर है, कौन कौन से नहीं है, कौन कौन यूनिसेलुलर है या कौन कौन ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिसमें क्या है, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन सिनोनिम्स है। तो हम बता देंगे जितने भी यूनिसेलुलर होते हैं वो सभी कैसे होते हैं, उनमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन क्या है, सिनोनिम्स हैं। कौन कौन यूनिसेलुलर है, जितने भी यूनिसेलुलर हैं उन सभी को मोनेरा और प्रोटिस्टा में रखा गया है। आगे हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि मोनेरा क्या होता है, प्रोटिस्टा क्या है। जितने भी यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट को मोनेरा, यूनिसेलुलर यूकैरियोट को प्रोटिस्टा। भी आपको डर लग रहा है सर क्या बोल रहे हो आप, जब मैं आगे समझाऊंगा बेटा तो ये भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्लासिफिकेशन में अभी तो आप लोग जितने भी मोनेरा के मेंबर होंगे, जितने भी प्रोटिस्टा के मेंबर होंगे, उन सभी में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को क्या कहेंगे, एक ही कहेंगे। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, याद कर लो, इसको दिमाग में रखो। क्यों, क्योंकि जब तुम्हें नीट में क्वेश्चन आएगा तो नीट में क्वेश्चन आते 4-5 मेंबर 10 मेंबर दे देंगे, उसमें से बोलेंगे इसमें से कितने मेंबर्स में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन क्या है, सिनोनिम्स। तो अब तुम एक्सप्लेन कर पाओगे, तुम्हें मेंबर याद है, सबने बता रखा है मोनेरा प्रोटिस्टा जो होते हैं, मोनेरा प्रोटिस्टा में क्या होते हैं, उनमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन सिनोनिम्स है। तो बस सर हमें समझ में आ गया है, जो भी मेंबर मोनेरा प्रोटिस्टा के होंगे वो यूनिसेलुलर होंगे और उनको हम आप उनके क्या लगा देंगे, उनको काउंट कर लेंगे और हमें आंसर मिल जाएगा। आंसर बेटा क्वेश्चन आया हुआ है और आएगा क्वेश्चन इससे। ठीक है, ये अपना हो गया। बोले सर ये हमें समझ में आ गया, लिविंग के कैरेक्टर हम पहचान लेंगे कौन लिविंग है कौन लिविंग नहीं है। ठीक है, तो अब अगर हम लिविंग की डेफिनेशन लिखना चाहें कि लिविंग कौन है, तो हम देखेंगे कि लिविंग क्या होगा, अपने आप को रेगुलेट कर सकता है, तुम अपने आप को तैयार कर सकते हो, कोई जीन है अपने आप को रेगुलेट कर सकता है, सेल्फ रेगुलेट कर सकता है। पहली चीज तो लिविंग होगा तो सेल्फ रेगुलेट कर सकता है, अपनी कॉपी बना सकेगा तो अपनी रेप्लिका बना सकेगा, सेल्फ रेप्लिकेट कर सकेगा ना, अपने आप को डुप्लीकेट, अपने आप को कॉपी बना सकेगा, सेल्फ रेगुलेट सेल्फ रेप्लिकेट हो सकेगा। ठीक है, उसके बाद आउटर स्टिमुलाई को क्या करेगा, रिस्पॉन्स देगा, तो रिस्पॉन्स टू, और यहां वर्ड यूज करूं इनर रिस्पॉन्स टू आउटर स्टिमुलाई। ठीक, तो अब ये एक लिविंग की डेफिनेशन हो गई, जो सेल्फ रेगुलेट होता है, सेल्फ इसको रेप्लिकेट करता है और इनर रिस्पॉन्स देता है आउटर स्टिमुलाई को। बस क्वेश्चन यहां से भी पूछा हुआ है और हमें बिल्कुल नहीं है, कुछ भी नहीं याद कर लिया, याद करने की जरूरत नहीं है, सर ने बता दिया, हमारे दिमाग में बिल्कुल बैठ चुका है। ठीक, अब ये ऐसा होता क्यों, जब जैसे जैसे सेल्स बनी, कैसे इवोल्यूशन में समझेंगे सेल कैसे बनी, तो जैसे एक सेल है तो वो मतलब सेल जो फंक्शन, ये 2-3 सेल मिलके ऐसे बहुत सारी सेल्स मिलती जाए और ऐसे एक झुंड बना लें
है ना, झुंड मतलब ऐसे क्लस्टर बना लिया। तो बहुत सारी सेल्स को मिला के क्या बोलते हैं, टिश्यू। सेल्स मिलके क्या बनाती हैं, टिश्यू। आपने पढ़ा होगा कि सेल्स मिलके क्या बनाती है, टिश्यू। सेल्स को कौन बनाता है, बायोमोलिक्यूल्स। ये भी पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं, ठीक है। बायोमोलिक्यूल्स किससे बनते हैं, मॉलिक्यूल से। मॉलिक्यूल किससे बनते हैं, एटम से, ठीक है। तो अब एटम वो काम नहीं कर सकता जो सेल कर सकती है, या जो मॉलिक्यूल कर सकता है। टिश्यू सेल जो काम टिश्यू कर सकता है वो सेल नहीं कर सकती। बोले सर कैसे, जैसे तुम्हारा हार्ट जो है वो ब्लड पंप कर सकता है, लेकिन एक सिंगल सेल को बोलो करो, करेगा क्या, नहीं करेगा। तुम्हारे लंग्स क्या कर सकते हैं, एयर को क्या कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं, लेकिन एक सिंगल सेल को बोलो कर सकते हैं क्या, नहीं। तो मतलब जैसे जैसे ये मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट करते हैं, आपस में रिएक्शन करते हैं, इसको बोलते हैं अंडरलाइंग इंटरेक्शन। इंग्लिश का वर्ड है अंडरलाइन, का मतलब आपस में मिलना और इंटरेक्ट करना। तो आपस में एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल्स बनाया, ये कुछ ज्यादा एडवांस हो सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं, वाटर। इसकी प्रॉपर्टी हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बिल्कुल डिफरेंट, तो इसका प्रॉपर्टी डिफरेंट। तो आपस में रिएक्शन करके कुछ नया बनाया, फिर मॉलिक्यूल्स ने मिलकर बायोमॉलिक्यूल्स बनाया, प्रोटीन बनाया, कार्बोहाइड्रेट बनाया, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट ने सेल बनाई, सेल कुछ और ज्यादा कर सकती हैं, और सेल ने मिलकर टिश्यू बनाया, वो और ज्यादा कर सकते हैं। तो जैसे 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 मतलब अंडरलाइन रिएक्शन बढ़ती जाती है, वैसे वैसे क्या होता है कि काम करने की पावर, काम करने की इफिशियंसी भी क्या होती है, बढ़ती जाती है। तो मतलब एक चीज और हमें मिली कि लिविंग थिंग्स में क्या उनकी प्रॉपर्टी होती है, इमर्जेंट। इमर्जेंट मतलब विकसित होना, सेल्फ इमर्जेंट बोलते हैं क्या, हाँ, अपने आप को इवॉल्व कर रहा है, सेल्फ इवॉल्विंग बोलते हैं क्या, सेल्फ इवॉल्व कर रहा है अपने आप को, जैसा बाहर का है अपने आप को क्या करता है, इवॉल्व मतलब अपने आप को विकसित कर रहा है। इमर्जेंट प्रॉपर्टी उसके अंदर, जो भी लिविंग होगा अपने आप को बेटर 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 बनाने की कोशिश करेगा। बेटा आप भी लिविंग हो ना, आप भी अपने आप को बेटर बनाओ। इस बार इतना स्कोर 300 स्कोर किया, अगली बार 350 करेंगे, अगली बार 400 करेंगे, उसके बाद 600 करेंगे, उसके बाद 600-700 करेंगे। अपने आप को लिविंग होना प्रूव करो, कर दोगे तुम, ठीक है। तो सेल्फ इमर्जेंट, सेल्फ इवॉल्व प्रॉपर्टी किसकी हो गई, लिविंग की। तो हमें सर समझ में आ गई लिविंग की सारी प्रॉपर्टी। चलो बहुत सही, सब समझ में आ गया तुम्हें, ठीक है। अब हमने आज कुछ वर्ड्स देखे, हमने क्या बताया था, अपने को क्या चलना है, वर्ड्स प्लस उसकी कॉन्सेप्ट, वर्ड्स प्लस कॉन्सेप्ट। तो आज हमने एक आध वर्ड्स देखे जिनके सर ने मतलब बनाए हैं। जैसे सर ने बताया मेटा का मतलब बताया था चेंज, हाँ सर बताया तो था आपने चेंज। इससे रिलेटेड और शब्द सुने हैं क्या हमने, देखें तो मेटा बॉलिंग में आज बताया, ठीक है। चेंज विद इन सेल क्या कहलाया, मेटाबॉलिज्म। मेटाफेज भी सुना है सर हमने तो, हाँ मेटाफेज सुना है। मेटाजेनेसिस भी सुनी है सर, बिल्कुल सुना है, मैंने भी सुना है। मेटामॉर्फोसिस भी सुनी है सर, अरे क्या बात है, आपने तो बहुत सारे वर्ड्स बता दिए। अब ये बच्चे रटते रहते हैं मेटाफेज क्या है, मेटाजेनेसिस क्या है, मेटामॉर्फोसिस क्या है, ठीक, कुछ नहीं है। मेटा का मतलब तुम्हें पता है चेंज, या एक और मतलब बताया था इन बिटवीन। इन बिटवीन दो मतलब बताए थे बीच में, ठीक है। तो मेटा मतलब चेंज, बॉलिज्म मतलब विद इन, सेल के अंदर कोई चेंज हुआ तो वो तो हमने बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। फेज, अब देखो फेज का मतलब क्या होता है, स्टेज। फेज मतलब स्टेज, मतलब और ऐसी स्टेज जिसमें क्या हो, मेटा मतलब इन बिटवीन, सभी बीच में हो। इन बिटवीन मतलब बीच में हो, ऐसी स्टेज जिसमें सब बीच में। कौन से बीच में होंगे, क्रोमोसोम होते हैं बीच में, क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। जब क्रोमोसोम क्या होते हैं, सेल साइकिल में तुम पढ़ोगे या पढ़ रखा है कि जब क्रोमोसोम बीच में आ जाते हैं, सभी क्रोमोसोम बीच में आ जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, उस स्टेज को कहते हैं मेटाफेज। तो अब सर ऐसे बस रटने की जरूरत नहीं है कि मेटाफेज में सब क्रोमोसोम बीच में आ जाते। अरे बेटा क्यों रटोगे, मेटा का मतलब तो इन बिटवीन है ना। तुम्हें नींद में उठा के पूछे, तुम बता दो इन बिटवीन मतलब बीच प्लेट में आ गया ना मेटाफेज। तुमने अभी तक सेल साइकिल नहीं पढ़ी, लेकिन अगर तुम्हें और 4 ऑप्शन आ जाए, जैसे डायग्राम वाले क्वेश्चन आ जाए 4, और ये इस टाइप से क्रोमोसोम देते हैं, तो तुम ऐसे बता सकते हो 4 ऑप्शन में से कि बीच में किसमें अरेंज है। तो इस सर्वे मेटाफेज कौन सी है, आंसर सेकंड। बिना तुमने अभी सेल साइकिल पढ़े, तुमने केवल वर्ड्स के मतलब से क्या निकाल लिया, ऑप्शन टिक कर दिया। अगर तुम्हें हमको तो आंसर सही करना है, पर आंसर सही हो रहा है और बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल हो रहा है, तो तुम मेटाफेज बता पाए, ठीक।
बोले सर ये तो बहुत सही चीज है ना। वर्ड्स का मतलब मेटाजीनेसिस, बोले सर मेटा का मतलब तो आपने चेंज बताया, जीनेसिस का मतलब होता है जनरेशन, मतलब जिसमें जनरेशन चेंज हो जाए। बोले सर जनरेशन चेंज हो जाए, इसी के लिए तो टर्म किसके लिए यूज होता है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, जिसमें अल्टरनेशन होता है। जनरेशन क्या होता है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाए। दो टाइप की जनरेशन हो, जैसे तुम लोग पढ़ोगे सिलेंटेटा में ओबेलिया और ओबेलिया होता है, और उसमें हाइड्रा जैसा होता है। दो स्टेजेस होते हैं ओबेलिया के अंदर, दो स्टेज होती है, एक मेडुसा होता है और एक पोलिप होता है। दो स्टेजेस पड़ी हुई है, तो उसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाई जा रही है। यही प्रोसेस क्या कहलाएगी, मेटाजेनेसिस। मेटा मतलब चेंज, जेनेसिस मतलब जनरेशन, जनरेशन में चेंज क्या कहलाया, मेटाजेनेसिस। ठीक, तो सर ये भी बिल्कुल इसको रटना नहीं था, हम तो इसको रटते रहते थे कि मेटाजेनेसिस मतलब अल्टरनेशन, जनरेशन। क्यों रटना है बेटा, मेटा मतलब तो चेंज होता है, जनरेशन, जेनेसिस मतलब जनरेशन। अब यहाँ फिर से मेटा आया और मॉर्फोसिस वर्ड आया। मेटा मतलब फिर मैंने बताया चेंज, मॉर्फोसिस मॉर्फोलॉजी वर्ड, मॉर्फोलॉजी बाहर की चेंजिंग हो जाए, बाहर से चेंज हो जाए। मेटामॉर्फोसिस मतलब बाहर कुछ चेंज हो जाए, जैसे कि लार्वा से क्या बन जाए, एडल्ट बन जाए, लार्वा से प्यूपा, प्यूपा से एडल्ट, है ना। ये तीनों अलग अलग दिखते हैं। जैसे तितली दिखी ना, बटरफ्लाई, बटरफ्लाई पहले कैसे रहती है, कीड़े के जैसी, ठीक है। और फिर वो तो पूरा मॉर्फोसिस होगी, उसकी जो फिजिकल बाहर की लुक था, बाहर का लुक कंप्लीट चेंज होना। मॉर्फोलॉजी क्या है, बाहर जैसे दिखता है वो मॉर्फोलॉजी है। मॉर्फोसिस मतलब क्या हुआ, आउटर स्ट्रक्चर। मॉर्फोसिस मतलब आउटर स्ट्रक्चर, मतलब आउटर स्ट्रक्चर का चेंज होना। मतलब कोई भी ऐसी चीज जो एक स्टेज से दूसरे में चेंज हो रही, कंप्लीटली चेंज हो जाए, जैसे लार्वा से प्यूपा या प्यूपा से एडल्ट बन जाए, तो वो सब क्या कहलाएगी, मेटामॉर्फोसिस। मतलब जिसके अंदर भी लार्वा स्टेज मिलेगी और उसमें वो एडल्ट में कन्वर्ट होगा, उसमें मेटामॉर्फोसिस होगी। बोले सर जिसमें लार्वा मिलेगी, हाँ बिल्कुल याद हो गया, मेटामॉर्फोसिस मतलब चेंज इन आउटर स्ट्रक्चर। तो लार्वा से प्यूपा, प्यूपा से एडल्ट, मतलब जो भी इसमें भी होगा उसमें मेटामॉर्फोसिस मिलेगी, आउटर स्ट्रक्चर में चेंज। वैसे रटना नहीं था, नहीं बेटा, बस वर्ड्स थे और तुमने उसको सीख लिया। तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे उनके वर्ड्स पढ़े। हमने बहुत सी चीजें कि आगे की पढ़ ली जो हमने अभी तक देखा नहीं, लेकिन केवल हमको वर्ड्स का मीनिंग पता था, इस कारण से हमने उसको कर गए। ठीक है, तो इस टाइप से पूरा हमने क्या समझ लिया, लिविंग बर्ड। अच्छा, इसी में अपन देख ले, लिविंग वर्ड्स की बात कर रहे हैं तो लिविंग दो तरीके से हमने आपने बता दिया लिविंग की प्रॉपर्टी। तो हमने देखा तो प्लांट भी तो लिविंग है, और दो टाइप के लिविंग देखे। एक क्या देखा, एक तो एनिमल होते, एक होते हैं प्लांट। तो प्लांट और एनिमल जनरली कैटेगराइज करें तो एनिमल और प्लांट। एनिमल किसको कहा बेटा, जो मूव कर सकता है, उसको मैंने बताया ना एनिमल की प्रॉपर्टी, जो मूव कर सकता है। ठीक है, और प्लांट की प्रॉपर्टी जो मूव नहीं कर सकता, नॉन मूवेबल। प्लांट करते हैं क्या, नहीं करते, आसपास कर ले, और जनरली मूव, ज्यादा मूव नहीं करता। तो जो मूव कर सकता है उसको हमने नाम दिया एनिमल, जो मूव नहीं कर सकता उसको नाम दिया प्लांट। और मूव के लिए जो टर्म है ग्रीक में वो यूज होती है जू। क्या यूज होती है, जू। इसीलिए जो मूव कर सकता है उसके लिए जू, और जू जो मूव कर सकता है उसकी स्टडी जूलॉजी। लोगस मतलब स्टडी, फर्स्ट लेक्चर में बताया था आपको, फर्स्ट स्लाइड में। तो जो मूव कर सकता है उसकी स्टडी क्या कहलाई, जूलॉजी। और जो मूव नहीं कर सकता उसकी स्टडी क्या कहलाई, बॉटनी। बोले तो बॉटनी में तो लॉजी आया नहीं। ठीक है, कुछ टर्म्स ऐसे भी होते हैं, बॉटनी का होता है मतलब बास्किन से आया। बास्किन मतलब छोटे छोटे प्लांट को खाना, ग्रेजिंग, जो जानवर खाते हैं ना छोटे छोटे प्लांट्स को, वो होता है बास्किन या बॉटनी से। ठीक है, तो बॉटनी में किसकी स्टडी करते हैं, प्लांट की जो नॉन मूवेबल है, और एनिमल किसकी स्टडी करते हैं, जो मूवेबल है। वो इसीलिए आप जू जाते हो ना, बोले हाँ सर जू में कौन होता है, प्लांट की एनिमल, एनिमल होते हैं ना। जू का मतलब जिसके अंदर क्या है, एनिमल, है ना। जू जाते हो, बोले सर जू का मतलब आपने बता दिया मूव करना। तो अगर मैं जू स्पोर लिख दूं, हमने ऐसा टर्म सुना जू स्पोर, तो जू का मतलब आपने बताया मूव करना, मतलब वो स्पोर जो मूव कर सकते हैं वो जू स्पोर कहलाए क्या। अरे बिल्कुल बेटा, वही तो जू स्पोर कहलाए। आप तो बिल्कुल समझ गए, मैंने बताया नहीं। जू स्पर्म लिख दूं तो वो स्पर्म जो मूव कर सके वो जू स्पर्म कहलाए। हो समझ गए, मतलब जू स्पर्म मूव कर सकते हैं। या स्पर्मेटोजोआ, जोआ वर्ड भी क्या होता है, स्पर्मेटो। जो क्वेश्चन आता है, चार ऑप्शन दे देते हैं, कौन सा इसमें से मूव कर सकता है, कौन सा स्पर्मेटिड दे देगा, स्पर्मेटोजोआ देगा। आपने जोआ देखा, आपने जू देखा, और क्या बताओगे, हाँ सर ये आंसर है, बताओ
तुरंत क्वेश्चन आया हुआ है स्पर्मेटोजोइनस कौन सा मूव कर सकता है, आपको केवल जू देखना था जो मूव कर सकता है और आंसर आपका सामने था। जूफोबिया, मतलब जूफोबिया, फोबिया मतलब होता है डर, किसका डर, बोले सर जो मुंह कर सकता है, जानवरों का डर क्या कहलाता है, जूफोबिया। बोले सर आपने मतलब तुम लोग क्या कर दिया, तुमने सारी चीजों को क्या कर दिया, बिल्कुल तुमने मतलब बताया, मैं तो केवल जू का मतलब बताया, बाकी मतलब आप बताते गए। इस तरह से बायोलॉजी हम इससे पढ़ेंगे बेटा कि आप बायो को बोलोगे बायो कुछ भी नहीं है, ठीक है। जिस तरह हमने लिविंग वर्ड का एक टॉपिक क्लियर किया, अगले 1 या 2 लेक्चर में लिविंग वर्ड खत्म करेंगे और फिर हम आगे मूव करेंगे, ठीक है। इस तरह से आप देखो सारे क्वेश्चन आपको आगे क्वेश्चन बन गए, ये तो मैंने 1 से 2 क्वेश्चन लिखा है, यहाँ पे आपको फर्स्ट चैप्टर से 5 क्वेश्चन के आसपास मिल जाएंगे मेरे लेक्चर में, ठीक है। इतने क्वेश्चन आप सही कर लोगे केवल ये लेक्चर देख के मेरे लिविंग वर्ड के, ठीक है बेटा। तो अब आगे मिलते हैं इसके आगे की स्टडी आगे लेक्चर में।